नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। चंद्रयान का नया निवास स्थान होगा चांद। पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान पर है और हिंदुस्तान पर है। ऐसे समझिए कि जैसे चांद पर हिंदुस्तान के पहुंचने की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 22 घंटे से भी कम वक्त बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रिक्स समिट में शरीक होने के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए हैं और वो वहीं से चंद्रयान की लैंडिंग के वक्त इसरो के वैज्ञानिकों के सीधे टच में होंगे। अभी तक चंद्रयान पूरी तरह बिल्कुल सही काम कर रहा है। चंद्रयान ने नया वीडियो भी भेजा, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और कल शाम 6:04 पर, यह वक्त याद कर लीजिए, 6:04 पर कुछ इसी तरह चांद पर पहला कदम रखेगा हिंदुस्तान और फिर 14 दिन तक चांद पर ही रहेगा। चांद के उस कोने पर चंद्रयान पहुंचने वाला है जहां दुनिया का कोई देश कभी नहीं पहुंचा। अमेरिका, चीन और रूस के स्पेस साइंटिस्ट जहां तक पहुंचने के ख्वाब ही दिखाते रहे, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने हौसला दिखाया, तपस्या की और चांद को फतह करने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया। ऐसे भी कह सकते हैं कि चंद्रयान इस वक्त चांद के बहुत करीब पहुंच चुका है और बस कहां उतरना है वो सही स्पॉट इस वक्त चंद्रयान खुद तलाश कर रहा है। चंद्रयान 3 सेकंड के लिए भी अगर चूक गया तो यह मौका हम गवा देंगे। इस वक्त चंद्रयान क्या कर रहा है, चंद्रयान को चांद की तरफ भेजने वाले वैज्ञानिक क्या परीक्षण कर रहे हैं, वो 15 मिनट क्या होते हैं जिसे आतंकित कर देने वाले 15 मिनट कहा जाता है, और चंद्रयान की आखिरी छलांग की बारीक से बारीक बात जानने के लिए हमारी यह खास रिपोर्ट जरूर देखिए। 3, 2, 1, 0। पूरे हिंदुस्तान की हार्ट बीट बढ़ी हुई है। बेंगलुरु के इस ट्रैक यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में हलचल बढ़ गई है। पूरी दुनिया टकटकी लगाए बस एक ही चीज का वेट कर रही है। इंतजार है बुधवार शाम 6:04 का, यानी वो वक्त जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उस घड़ी की शुरुआत होगी जब हम लगभग 35 किलोमीटर की पेरिजी की ऊंचाई से हम उतरना शुरू करेंगे। जिस वक्त चंद्रयान 3 धीरे धीरे नीचे की तरफ चांद की सतह पर उतर रहा होगा, उस वक्त बिल्कुल ऐसा ही दृश्य दिखाई देगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चंद्रयान 3 एग्जैक्टली किस स्पॉट पर लैंड करने की कोशिश करेगा। चांद की सतह पर लैंडिंग से ठीक पहले चंद्रयान 3 के लैंडर इमेजर कैमरा 4 ने यह तस्वीरें भेजी हैं। इनमें आप चंद्रयान 3 भी देख सकते हैं और चांद की सतह भी साफ साफ देख सकते हैं। लैंडर का अगला टास्क ही यही है, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए परफेक्ट स्पॉट का सिलेक्शन करना। सवाल है वो स्पॉट कौन सा होगा। इसरो ने 4 अलग अलग तस्वीरें जारी की हैं। पहली तस्वीर में आप कई गोलाकार गड्ढे देख सकते हैं। उन्हीं गड्ढों में से एक का नाम है हायन, जो एक लूनर इंपैक्ट क्रेटर है, यानी चांद के प्रभाव से बना एक गड्ढा। चांद की सतह पर मौजूद ऐसे गड्ढे कई कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं और हजारों फीट गहरे भी हैं। चंद्रयान 3 को इन गड्ढों से बचते हुए अपना लैंडिंग स्पॉट खोजना होगा। तो क्या वो हायन के बगल में लैंड करेगा? अब दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें भी कई जगह गड्ढे बने हुए हैं। उन्हीं में से एक है बॉस नाम का क्रेटर, यानी गड्ढा, जिसका डायमीटर 47 किलोमीटर है। तो क्या चंद्रयान 3 इस गड्ढे के बगल में लैंड करेगा? तीसरी तस्वीर में भी एक साथ कई गोलाकार गड्ढे चांद की सतह पर नीचे की तरफ दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ मैरे हम्बोल्टाइनम नाम का बड़ा और डार्क मैदानी सतह दिखाई दे रहा है। तो क्या यही होगा चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्पॉट? तस्वीर नंबर 4 में 214 किलोमीटर के दायरे में फैला बेल्कोविच नाम का गड्ढा है, जिसे 4 दीवारी वाला मैदान कहा जाता है। यह कितना गहरा है कोई नहीं जानता। तो क्या चंद्रयान 3 इसके आसपास भी लैंड कर सकता है? 3, 2, 1, 0।
इस वक्त देश और दुनिया में सबसे ज्यादा जिज्ञासा इसी बात को लेकर है कि चंद्रयान 3 लैंड करेगा तो कहां करेगा। जिस वक्त लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी उस वक्त चंद्रयान 3 किस तरह नीचे की ओर जाएगा, उसकी स्पीड क्या होगी, वो सीधे ऊपर से चांद की सतह पर फ्री फॉल लैंड करेगा या फिर मनूवर करते हुए नीचे आएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि लैंडिंग से ठीक पहले के आखिरी 20 मिनटों को टाइम ऑफ टेरर यानी खौफ के 20 मिनट क्यों कहा जा रहा है। अगर बुधवार को किसी वजह से चंद्रयान 3 की लैंडिंग नहीं हो पाती तो लैंडिंग की अगली तारीख क्या होगी। हम एक एक करके इस हिस्टोरिक मिशन की पूरी डिटेल्स आपको देंगे, लैंडिंग स्पॉट के बिल्कुल करीब लेकर चलेंगे, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सब समझाएंगे। लैंडिंग के वक्त ऑर्बिट में चांद की सतह से चंद्रयान 3 की दूरी मिनिमम 25 किलोमीटर और मैक्सिमम 134 किलोमीटर होगी। नीचे लाने की प्रक्रिया, जिसे पावर डिसेंट कहते हैं, वो इसी डिस्टेंस से शुरू होगी। तो इस समय जो है लैंडर रोवर वो प्री लैंडिंग ऑर्बिट में हैं और चंद्रमा का चक्कर लगा रहे हैं। ये प्री लैंडिंग ऑर्बिट है वो 25 किलोमीटर गुणा 134 किलोमीटर है, जो कि चंद्रमा की सतह से दूरियों, निकटतम और अधिकतम दूरियों का बताता है। जब ये उतार की स्थिति होगी, मतलब ये अपने मौजूदा ऑर्बिट से डी ऑर्बिट होके चंद्रमा की तरफ इसको उतरना है। वो एक कर्वेशियस पाथ है, ऐसे लंबा, जैसे कि हवाई जहाज़ जैसे उतरता है। दूर से ही उसके इंजन्स को थोड़ा आप उसकी फायरिंग को थोड़ा स्लो करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे उतरने लगता है। तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो काफ़ी दूर है। यही बात जो है अपने लैंडर रोवर के मामले में है कि यद्यपि उतार के समय ऊंचाई करीब 30 किलोमीटर होगी, लेकिन जो दूरी है, जो डाउन रेंज है, वो करीब 800 किलोमीटर है। यानी गंतव्य आपका करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये अब जिस समय डी ऑर्बिट होगा उस समय लैंडर की लेग्स फॉरवर्ड हैं और इसको एक क्षण पर जो है झुकाया जाना है। 4 अलग अलग स्टेज में लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। लैंडिंग का पहला फेज होगा रफ ब्रेकिंग फेज। इस वक्त लैंडर की स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। यह फेज 690 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे। 690 सेकंड में हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड और नीचे की तरफ 61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। दूसरा फेज होगा ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज। इसमें लैंडर विक्रम चांद की सतह की फोटो खींचेगा और पहले से मौजूद फोटोज के साथ कंपेयर करेगा। चंद्रयान 2 के टाइम में यह फेज 38 सेकंड का था, अब इसे 10 सेकंड का कर दिया गया है। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तीसरा फेज होगा फाइन ब्रेकिंग फेज। यह फेज 175 सेकंड तक चलेगा। इसमें स्पीड 0 पर आ जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी। सतह से ऊंचाई 800 से लेकर 1300 मीटर के बीच होगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। फिर से फोटोज लिए जाएंगे और कंपेयर किया जाएगा। देखिए, जैसे ही अपने ऑर्बिट से निकलेगा उस समय इसकी स्पीड जो है 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद ये करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आएगा। इस बीच में स्पीड जो है करीब 450 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ले आई गई है और ऊंचाई 7.4 किलोमीटर ले आए हैं। ये रफ ब्रेकिंग का फेज़ है। इसके बाद का फेज़ जो है वो एटीट्यूड होल्ड है, जिसमें 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको लाते हैं। लेकिन इस बीच में ये अपने पथ में चल रहा है, तो जो लैंडर है उसका करीब 50 डिग्री झुकाव जो है ऐसे ऑर्बिट में आ जाएगा। इसके बाद जो है अगली स्टेज जो है वो फाइन ब्रेकिंग की है, जिसमें और स्पीड को कम किया जाना है। हम करीब फिर 1300 मीटर की ऊंचाई तक आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो होवरिंग का एक फेज़ है। होवरिंग का मतलब है आप थोड़ा अपनी जगह को शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे आजू बाजू कर सकते हैं। तो वहाँ लैंडर हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है, उसके ज़रिए जो है ये क्रियाओं को जो है उस समय जो है ये एहतियात
किस तरीके से बरतनी है और कहाँ पर उतरना है, वो सब बातें तय होनी है। ये सारी की सारी प्रोसेस जो है कुछ कुछ सेकंड्स के अंदर हो रही हैं। तो ये बात समझिए कि कितना तेज़ी से जो है अंदर वो सिस्टम काम कर रहे हैं। और फिर इसके बाद 1300 मीटर से हम होवरिंग करके 150 मीटर पे आते हैं। फिर वो जो है फाइनल सॉफ्ट टचडाउन की प्रक्रिया शुरू होती है। 150 से फिर 50, फिर 10, उसके बाद उतरे। लैंडिंग का चौथा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी टर्मिनल डिसेंट फेज। इस फेज के अगले 131 सेकंड में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा गो नो गो टेस्ट रन करेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। अगर नो गो की कंडीशन होगी तो 150 मीटर आगे जाकर रुकेगा, फिर से सतह चेक करेगा और सब कुछ ठीक रहा तो लैंड कर जाएगा। चंद्रयान 2 जो था फुली फेलियर मिशन नहीं कहेंगे आप उसे। अंतरिक्ष की दुनिया में फेलियर कुछ नहीं होता। फेलियर भी आपके लिए एक लर्निंग लेसन है। आप चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी सक्सेसफुली चंद्र की कक्षा में काम कर रहा है और वो हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अपने सिग्नल्स को रिले करने के कारण। तो अकेला उसका लैंडर वाला पार्ट जो था, विक्रम लैंडर जो चंद्रयान 2 में था, वो लैंडिंग के आखिरी कुछ क्षणों में, यानी लगभग 2 किलोमीटर के ऊपर जब उसकी हाइट बची हुई थी, तब वो लैंड नहीं कर पाया। उसको पता चला कि वो ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ जाने से वो कंट्रोल लैंडिंग ना होके क्रैश हो गया वो। लेकिन 2 किलोमीटर तक के ऊपर का जो डेटा है और वो ऑर्बिट अचीव कर ली थी, हम पहुंचने ही वाले थे उतर के। तो आप सोचिए वो इंजीनियरिंग मार्वल हम अचीव कर चुके थे कि हम सही ऑर्बिट में पहुंच गए थे, हम सही समय पर उतरने वाले थे। तो वो पूरा जो इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एक्सपीरियंस, अनुभव और नॉलेज है, वो हम चंद्रयान 3 में हमारे इंजीनियर्स ने, इसरो के साइंटिस्ट ने बेहतर उस पर सीख के नया, इसको रोबस्ट कहते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट किया कि ये 4 जो अलग अलग थ्रस्टर्स हैं इस बार 5 ना होकर 4 हैं और उसमें एल्गोरिथम चेंज कर दी गई है। उसका जो कैमरा है इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर का, जो उसको फोटो खींचते हुए उतरेगा रियल टाइम में रिकॉर्डिंग करते हुए, उसको चंद्रयान 2 के द्वारा खींचे हुए चांद का पूरा मैप उसके पास है अब। क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो तो हमारा काम कर रहा है, उसने इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में पिक्चरिंग 3D मैपिंग की है कि वो जानकारी चंद्रयान 3 के लिए एक खजाने से कम नहीं है। अब उसके और रियल पिक्चर को एनालाइज करके जो जगह चुनी गई है, जिसे हम प्रोजेक्टेड लैंडिंग साइट कहते हैं, PLS, उसके दायरे को भी 1 किलोमीटर कर दिया है इसरो ने, ताकि अब वो इधर उधर भी हो जाएगा तो अभी आसानी से उतर सकता है और वो ऑटोनॉमस डिसीजन ले सकता है बेहतर कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग के कारण। चंद्रयान 2 की ये तस्वीरें तो याद होंगी आपको। उस वक्त आखिरी के कुछ सेकंड्स ने पूरे मिशन को नुकसान पहुंचाया था। चंद्रयान 2 अपने तय किए गए रास्ते पर बिल्कुल सही तरीके से चांद की सतह की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आखिरी क्षणों में रास्ता भटका और वो क्रैश हो गया। मगर इस बार इसरो ने पुराने अनुभव से सीखा है। न सिर्फ तगड़ी तैयारी की है, बल्कि लैंडिंग के लिए भी नया प्लान बनाया है। बावजूद इसके राह आसान नहीं है। अंतरिक्ष में जब भी कोई मिशन जाता है तो उसमें लगाए गए ऑनबोर्ड कंप्यूटर से मिले आंकड़े ही उस मिशन की सही हालत बताते हैं। यही हाल चंद्रयान 3 के साथ भी है। लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे ज्यादा मुश्किल भरे होंगे, इसीलिए उसे 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। क्या है ये 15 मिनट्स ऑफ टेरर? स्पेस के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। इन लास्ट मिनट्स में लैंडिंग रोवर ग्रह की सतह पर लैंड करता है। इस 15 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जा सकती। ऐसे में यह समय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। चंद्रमा पर उतरना पृथ्वी पर उतरने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी विमान या वस्तु के धरती पर उतरने वाले सीन को याद कीजिए। विमान ऊंचाई से धीरे धीरे आगे और नीचे की ओर सरकता है और रनवे पर उतरता है। हवाई जहाज से कूदने वाले स्काई डाइवर्स पैराशूट की मदद से जमीन पर सुरक्षित उतरते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं पृथ्वी पर संभव हैं, लेकिन चंद्रमा पर संभव नहीं है। चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए लैंडर को हवा में उड़कर नहीं बल्कि पैराशूट की मदद से उतारना संभव है। इसके लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में रॉकेट लगाए गए हैं। उन्हें प्रज्वलित करने के बाद लैंडर की गति को नियंत्रित करके वैज्ञानिक धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर एक लंबी गोलाकार कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से गुजरने के बाद चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में लाने के लिए यह अपने बूस्टर को प्रज्वलित करता है। इसके बाद
यह चंद्रमा की सतह की ओर तेजी से गिरने लगता है। नीचे गिरते वक्त इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इसी को मैनेज करना बड़ा चैलेंज है। उतार के समय जो है आपकी गति जो है 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन लैंडर को इस हिसाब से बनाया गया है कि ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति उतार के समय भी वो उसको सहन कर सकता है। जीरो करके उतरने का मतलब है आपका इंजन हर समय फायर कर रहा है, हर समय फायर कर रहा है तो आपका फ्यूल खर्च हो रहा है, साथ में जो है आप सतह के निकट पहुँच रहे हैं तो आप बहुत सारी धूल उड़ा रहे हैं। तो जैसे ही टच डाउन होता है उस समय इंजन बंद, तो जितने भी धूल जो उस समय चंद्रमा की उड़ेगी वो सेटल हो जाएगी। इसके बाद करीब 3 से 4 घंटे का इंतज़ार है। जब सब कुछ सेटल हो गया, कोई भी बचे हुए आखिरी कण भी जो हैं अगर कहीं इधर उधर विद्यमान है, क्योंकि लेविटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण जो है ये चार्ज डस्ट है तो ये लेविटेशन हो सकता है, तो उस सब को जो है एक किस्म से आप चाहते हैं कि सब कुछ जो है सेटल हो जाए। संपूर्ण सन्नाटा और उसके बाद जो है पल्लू खुलेगा और ये रोवर जो है धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। उसकी जो सोलर पैनल है वो एक किस्म से वो वर्टिकल हो जाएगी और ये जो है अपने 6 पहियों पर की जो छोटी सी गाड़ी है इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं और एक स्टीरियोस्कोपिक कैमरा भी है। तो फिर जो है इसकी प्रक्रिया अपनी जो इसको असाइनमेंट्स दिए गए हैं वो इसने करने हैं। पृथ्वी से चंद्रमा तक एक रेडियो सिग्नल भेजने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। उसी सिग्नल को दोबारा जमीन तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। लैंडर पृथ्वी पर एक सिग्नल भेजता है और प्रतिक्रिया में दूसरे सिग्नल को उस तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब है कि इसे पूरा होने में लगभग 2.5 सेकंड का समय लगता है। मतलब कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा पर गिरने वाले लैंडर को नियंत्रित करने में 2.5 सेकंड का समय लगता है। इसी वजह से लैंडर को ऐसा बनाया जाता है कि वो अपने निर्णय खुद लेता है। 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा तो और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफ़ी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग 0 स्पीड हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए हमको इंजन थ्रस्टर फायर करेंगे। तो ऐसे 4 थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहाँ से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। जो 2 इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे और उसके बाद अन्य जो हमने सेंसर और कैमरा लगाया है उसके इनपुट लेके और उसमें जो रेफरेंस डेटा स्टोर किया गया है, रेफरेंस इमेजेस, उससे उसको कंपेयर करके वो डिसाइड करेगा, वो निश्चित करेगा कि वो जो जगह पे लैंडर खड़ा है वहाँ पे घूम रहा है, वह उसके सीधा नीचे उतरने से वो सही जगह पे लैंडिंग कर पाएगा। अगर उसको लगता है कि ये जगह अनुकूल नहीं है तो थोड़ा XY डायरेक्शन में प्रयाण करेगा, थोड़ा दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ेगा और लगभग 60 मीटर तक जाएगा और उसके बाद सीधा नीचे प्रयाण करेगा। तो ये दोनों सिनेरियो हमने प्रोग्राम किए हुए हैं। और अगर उसको लगता है कि वो बिल्कुल ही अलग जगह पे पहुंच गया है जिसकी संभावना काफ़ी कम है, बट तो भी हमने उसके लिए जो बोलते हैं कि साल्वेज मोड, एक इमरजेंसी मोड भी रखा हुआ है जो उसको ऑटोमेटिक लैंडिंग की ओर ले जाएगा, जिसमें वो खुद ही निर्णय करेगा कि कौन सी जगह श्रेष्ठ है उतरने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि हम साउथ पोल यानी कि जो चंद्र के दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है, कि वहाँ की जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है, उसमें काफ़ी क्रेटर्स और बोल्डर्स है। तो जमीन उतनी सपाट जमीन नहीं है जो कि विषुवत वृत्त पे पाई जाती है। उस जमीन में से हमको एक सपाट एरिया फाइंड आउट करना है, जो एरिया जिसमें उतनी उबड़ खाबड़ जमीन ना हो। तो वो फाइंड करने के लिए हमने 4x2.4 किलोमीटर का एक एरिया आइडेंटिफाई किया है, लैंडिंग साइट जिसको बोलते हैं। अगर किसी वजह से चंद्रयान 3 बुधवार शाम 6:04 पर लैंड नहीं कर पाता तो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन भी अभी से रेडी है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो चंद्रयान 3 को 23 अगस्त की जगह 27 अगस्त को लैंड कराया जा सकता है।
फर्क सिर्फ ये होगा कि उसे पहले से तय स्थान से करीब 450 किलोमीटर दूर स्थित नए लैंडिंग स्पॉट पर उतारा जाएगा। हमारा मिशन जो है वो काफ़ी स्टेबल है और अभी अपने आखिरी किलोमीटर्स का सफ़र है, उसके लिए पूर्णतः तैयार है। तो अभी तक तो कोई इस तरीके की सॉफ्ट लैंडिंग जो है अभी भी हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है। जब तक हम चंद्रमा की सतह पर आसान से सेफली जो है लैंड नहीं कर जाते, तब तक डेफिनेटली फिंगर्स क्रॉस रहेंगे, क्योंकि उतरने से पहले कई तरीके के एक्सपेरिमेंट विक्रम लैंडर करेगा और उस सतह को मैप करेगा कि ये उतरने से पहले सुनिश्चित करेगा कि सेफ लैंडिंग के लिए ये सही समय है या नहीं। अगर आंकड़ों के दौरान ये पाया गया कि समय उचित नहीं है तो समय बदला जाएगा। अगर वो ये सुनिश्चित करेगा कि मिशन को आगे बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, तो इस तरीके के डिसीजन भी जो है हमारा विक्रम लैंडर ले सकता है। अगर हमारे हिसाब से जिस तरह से प्लान किया गया, अगर 27 तारीख का दिन जो इसरो ने इस बात को सुनिश्चित किया है, अगर कल 23 तारीख को अगर सफलता से लैंडिंग नहीं होती और लास्ट मिनट कोई ट्रबल हमारे सामने आता है, तो एक बार फिर 27 तारीख को प्रयास किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि फिलहाल चंद्रयान 3 मिशन बिल्कुल राइट ट्रैक पर है। चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित हो चुका है। टू वे कम्युनिकेशन के स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। अरबों सालों से अंधेरे में डूबे इलाके यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव, जिसे साउथ पोल भी कहते हैं, वहां पर लैंड करना भारत की बड़ी उपलब्धि होगी। चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद क्या क्या होने वाला है, भारत पूरे विश्व को चंदा मामा से जुड़े कौन कौन से रहस्य बताने वाला है, ये जानने के लिए हर कोई एक्साइटेड है। इसीलिए पूरी दुनिया की नजर इस वक्त कहीं और नहीं, बस हिंदुस्तान पर है। चंद्रयान कल शाम 6:04 पर उतर गया तो क्या होगा? पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ क्यों देख रही है? ऐसा नहीं है कि चांद पर इससे पहले कोई उतरा नहीं है। अमेरिका, रूस, चीन ये चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि चांद के सारे रहस्य उसी दक्षिणी ध्रुव में छिपे हुए हैं जहां भारत का चंद्रयान उतर रहा है। कहा जाता है कि अगर चांद पर जीवन की कहीं कोई संभावना है तो वो इसी साउथ पोल पर है। पूरी दुनिया के लिए चांद एक बंद मुट्ठी की तरह है, और कल जब हिंदुस्तान की मुट्ठी में चांद होगा तो बहुत से गुप्त रहस्यों से पर्दा उठेगा। कल्पना कीजिए उन पलों की जब चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चल रहा होगा और पूरी दुनिया उसके कैमरों से देख रही होगी कि चांद पर क्या है। हजारों सालों से चांद के बारे में जितनी भी कल्पनाएं सुनी थी वो असल में सच हैं या सारी हवाई बातें हैं। कुल मिलाकर चांद की हकीकत जानने का वक्त आ गया है। चंद्रमा पर उतरने के बाद लैंडर विक्रम क्या करेगा? चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान कौन सी रिसर्च करने वाला है? चंद्रमा पर उतरने के बाद सिर्फ 14 दिन के लिए ही क्यों स्टडी हो रही है? क्या चंद्रमा पर बर्फ की जमी हुई झीलें खोजी जाएंगी? क्या चंद्रमा पर बहुत ज्यादा कीमती धातुएं खोजी जाएंगी? चांद के साउथ पोल पर कौन सी बड़ी खोज होने वाली है? पूरी दुनिया से इन सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। भले ही चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ही इस वक्त का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जा रहा हो, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की असली परीक्षा इसके बाद शुरू होगी, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन का टारगेट सिर्फ मून पर लैंड कर जाना नहीं है, बल्कि इसरो के वैज्ञानिक इस लैंडिंग के बाद के क्षणों का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से अब यह देखिए कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर क्या करने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम 6:04 पर यह लैंडिंग होगी और इसके बाद लैंडर विक्रम के सारे इंजन बंद कर दिए जाएंगे। अगले 4 घंटे तक लैंडर विक्रम बंद रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर धूल के बहुत बारीक कण हैं। विक्रम की लैंडिंग की वजह से चंद्रमा की सतह से यह धूल उड़ेगी और फैलेगी। ऐसे में इस धूल की वजह से लैंडर या रोवर के कैमरे खराब हो सकते हैं, इसलिए धूल के सेटल डाउन होने का इंतजार किया जाएगा। देखिए, जैसे ही ये टच डाउन की स्थिति आ रही है उसी समय जो है इंजन को एकदम बंद हो जाना है, क्योंकि अगर इंजन चालू रहेगा तो वो धूल को उड़ाया जा रहा है
और चंद्रमा की सतह की जो वहाँ की जो धूल है, जिसको कि हम रेगुलेथ बोलते हैं, बहुत फाइन टेल्कम पाउडर के जैसे है। और आपको याद होगा कि नील आर्मस्ट्रांग के जो उनके पदचिन्ह जो हैं वो किस तरीके से थे, वो मतलब वैसे के वैसे ही काफ़ी समय तक रहे। बीच में अगर कभी कोई वहाँ पर कोई एस्ट्रॉयड गिरा या छोटा उल्का गिरा, हम नहीं जानते, लेकिन जो है वो उससे ये पता चला कि ये डस्ट कितनी फाइन है। एक तो डस्ट नहीं उड़ेगी, ज़्यादा नहीं उड़ेगी, क्योंकि उसी समय जैसे इंजन बंद हो जाएगा। जो कुछ भी है इस बीच में उड़ी है वो काफ़ी तेज़ी से जो है चंद्रमा की ज़मीन पर गिरती है। एक बार जब धूल सेटल डाउन हो जाएगी तो फिर असली प्रक्रिया शुरू होगी। लैंडिंग के बाद क्या होगा, अब इसे समझिए। जैसे ही लैंडर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरेगा, लैंडर का एक पैनल निकलेगा और एक रैंप बनेगा, जिसके बाद 6 पहियों का एक रोवर बाहर निकलेगा जिसका नाम होगा प्रज्ञान। वो लैंडर के आसपास 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमेगा और अपने नेविगेशन कैमरों से स्कैन करेगा। रोवर के अंदर पहले से ही चंद्रमा की सतह का डेटा लेने के लिए उपकरण फिट किए गए हैं, जो चंद्रमा के वातावरण और बनावट का डेटा लेगा और सीधे लैंडर को भेजेगा। लैंडर उस डेटा को पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। वापस से इसरो से जो सिग्नल होंगे वो प्रज्ञान को मिलेंगे और वो अपना काम शुरू करेगा। प्रज्ञान के पहियों से चांद की सतह पर अशोक चिन्ह और इसरो का लोगो छपेगा। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के ऊपर छोटे पत्थरों पर चढ़ भी सकता है। वो लैंडर के आसपास मैक्सिमम 500 मीटर के दायरे में रहेगा। पूरी रिसर्च करने में लैंडर और रोवर को पृथ्वी के हिसाब से 2 हफ्ते का समय लगेगा, जबकि चांद के हिसाब से 1 दिन, क्योंकि चंद्रमा का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। यह लैंडिंग चंद्रमा के उस हिस्से में हो रही है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसे मून का डार्क साइड कहते हैं। यह चंद्रमा का वो इलाका है जहां पानी, बर्फ और कई तरह के मिनरल्स हो सकते हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के पास 4 वैज्ञानिक उपकरण हैं जो अलग अलग काम करेंगे, जिनमें से पहला उपकरण चंद्रमा के भूकंपों की स्टडी करेगा, जबकि दूसरा उपकरण यह स्टडी करेगा कि चंद्रमा की सतह गर्मी को कैसे गुजरने देती है। तीसरा चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा एनवायरनमेंट की स्टडी करेगा और चौथे उपकरण की मदद से वैज्ञानिक चांद और पृथ्वी की दूरी को एक्यूरेसी से नाप सकेंगे। जो एक्सपेरिमेंट्स प्रज्ञान करेंगे, इसके पास 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है। दोनों इसको बोलते हैं कि मटेरियल उसमें क्या है, चांद पे क्या मटेरियल्स हैं, उसकी जांच होगी। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस बोलते हैं इसको। 2 टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस है। दोनों टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक तो मटेरियल के लिए है, जो एलिमेंट क्या है, एलिमेंटल पार्टिकल्स क्या है उसके बारे में, और उसकी फोटोग्राफ भी, उसकी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस बोलते हैं। इसमें 2 जो सेंसर्स लगे हुए, एक है अल्फा स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, अनदर इज लेजर ब्रेकिंग स्पेक्ट्रोग्राम। ये 2 है इसमें। विक्रम में 4 हैं, उसमें से एक जो है वो मून की जो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जांच करेंगे। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि टेम्परेचर वेरिएशन कैसे हो रहे हैं, उसकी ट्रांसफ़र एक पॉइंट से और दूसरी पॉइंट में कैसे हो रही है, वो एक सेंसर जांच करेगी। सेकंड सेंसर जो है सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी क्या, हमारे दर्शक अर्थक्वेक। ओके, तो लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, उस अर्थक्वेक को कितनी फ्रीक्वेंसी में आते हैं, उसकी स्केल कितनी है, उसको नापेगा। तो एक थर्मोफिजिकल एक्टिविटी हो गई, मेजरमेंट्स, सिस्मिक एक्टिविटीज हो गई। चंद्रयान 3 का अभी मौजूदा लक्ष्य तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके वहां रोवर चलाकर दिखाना है। रोवर और लैंडर चंद्रमा पर मौजूद खनिज तत्वों की जांच करेंगे, चांद की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगाएंगे, साथ ही ये संभावना भी देखेंगे कि चांद पर कौन कौन से कीमती खनिज हैं। लेकिन चंद्रयान 3 की सबसे महत्वपूर्ण खोज होने जा रही है पानी की। चंद्रमा पर पानी होने के संकेत और तथ्य तो पहले भी मिले हैं। 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने भी चंद्रमा पर पानी की खोज की थी, लेकिन 2020 में चीन के रोबोटिक चैंग्स 5 मिशन से बड़ी डिस्कवरी हुई थी। इस मिशन में चांद से मिट्टी धरती पर लाई गई थी, जिससे पता चला था कि चांद पर कांच के छोटे छोटे मोतियों के भीतर पानी के अणु मौजूद हैं।
जो चंद्रमा की सतह पर सौर हवा की क्रिया के माध्यम से बनते हैं। चांद पर लगातार छोटे बड़े एस्ट्रॉइड्स की बमबारी होती रहती है। इन्हीं से कांच के छोटे छोटे मोती बन जाते हैं। चैंग्स 5 मिशन में करीब 1.7 किलोग्राम मिट्टी लाई गई थी, जिनमें से कांच के 32 मोती इकट्ठे किए गए, जो 10 से सैकड़ों माइक्रोमीटर चौड़े थे। भारत का चंद्रयान मिशन तो साउथ पोल पर उतर रहा है। वहां तो बताया जा रहा है कि सतह के नीचे बड़ी मात्रा में जमा हुआ पानी हो सकता है। चंद्रमा का जो वो हिस्सा है वो एक किस्म से प्रिस्टाइन फॉर्म में है, जिसका मतलब कि जब चंद्रमा बना उसके बाद से लेके जो है वहाँ की कंडीशंस में बहुत कम बदलाव हुआ है। तो वहाँ जो हमको पानी की हम जांच करेंगे और दूसरे पदार्थ की जांच करेंगे, वो एक किस्म से हमको वर्जिन मटेरियल के रूप में मिलेगा। तो वो हमारे लिए जो है वैल्यूएबल इसलिए है कि हम उसके ज़रिए जो है चंद्रमा के इतिहास में जो भी हमारे जो मिसिंग पॉइंट्स हैं उनको हम ठीक से जो है जान पाएंगे। और वही बात जो है सौर मंडल के इतिहास के बारे में भी लागू होती है। तो वहाँ अभी तक कोई देश नहीं पहुँचा है और अब जो है हमारा लैंडर रोवर जो है वहाँ पहुँचने जा रहे हैं। दो पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर पानी जो है वो मिट्टी में हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर पानी जो है वो सतह के नीचे अथाह भंडार भी हो सकते हैं बर्फ की तरीके से, उसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं। तो ये चीज़ अभी एक्सप्लोर होनी बाकी है। मतलब एक हिंट मिला है हमें कि वहाँ पर पानी हो सकता है। कंफर्म आगे के जो एक्सप्लोरेशन है वो करेंगे। अब हमें अगर पानी मिलता है तो देखिए, अगर मैं एक बेस कैंप लगाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे इंसान भेजना चाहता हूँ और मुझे पानी मिल गया, तो मुझे एक तो पानी मिल गया, सबसे वाइटल रिसोर्स मिल गया। दूसरा पार्टी है, मैं पानी को तोड़कर ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ। तो जो बेसिक चीज़ें मुझे चाहिए वहाँ पर सस्टेन करने के लिए और वहाँ से लॉन्च होने के लिए, मेरे को दोनों मिल जाएंगे। चांद का ये टेरेन बहुत टफ माना जाता है। यहाँ बहुत बड़े गड्ढे हैं, 10 से लेकर 50 किलोमीटर बड़े गड्ढे भी हैं, जिनकी तस्वीरें आज ही चंद्रयान 3 ने भेजी हैं। वैसे तो चांद पर लैंडिंग की कोशिशें 1960 के दशक से ही हो रही हैं। कई बार स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई, कई बार इंसान भी उतरे, चांद से मिट्टी और पत्थर लेकर धरती पर भी आए, और ये काम सिर्फ 3 देश कर पाए हैं, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन इन सब ने चांद के नॉर्थ पोल पर लैंडिंग की, क्योंकि साउथ के मुकाबले नॉर्थ पोल ज्यादा समतल है। लेकिन साउथ पोल तक कोई नहीं पहुंच पाया। रूस ने कोशिश की लेकिन फेल हो गया। अब भारत नई कोशिश कर रहा है। लैंड करते ही भारत इतिहास बना देगा। साउथ पोल चांद का वो हिस्सा है जहां रात का तापमान -238 डिग्री तक चला जाता है। इसीलिए इसरो ने अपने रोवर और लैंडर को इसी हिसाब से बनाया है, ताकि वो 14 दिनों तक ठीक से काम कर सके। क्योंकि इन 14 दिनों तक चंद्रमा के इस साइड में दिन रहेगा और लैंडर पर लगे सोलर पैनल सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेंगे। लेकिन रात होने पर ठंड बढ़ने में इनका काम करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये रात वाले 14 दिन सर्वाइव कर गए तो फिर रिसर्च के लिए और ज्यादा समय मिल जाएगा। लाइफ स्पैन 14 दिन के लिए है। 1 lunar day is 14 अर्थ डेज। 14 दिन के बाद क्या होगा, लूनर नाइट में जो है टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, इट्स -200 ऑलमोस्ट टचेस। तो दिस हाई लाइकली दिस इक्विपमेंट जो है काम पे नहीं रहेगा। पर 14 दिन के बाद फिर लूनर डेज में हो सकते हैं कि इसमें बैटरी लाइफ स्टिल देयर एंड स्टिल इट विल बी एबल टू एक्टिवेट। सो दैट व्हाटएवर वी गेट दैट्स अ बोनस। लेकिन 14 दिन के लिए इसके लाइफ स्पैन है। जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स सेट करे गए हैं, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स इनको उन 14 डेज में ही पूरे करने हैं। क्योंकि एक बार वहाँ पर जब रात सेट इन हो गई तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए वहाँ पर इतनी सीवियर ठंड हो जाती है चांद पर जब रात होती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका वापस जागना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इस पर अपन बात करें, एक और पहलू मैं ऐड करना चाहूँगा। लूना 25 वो तो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ कि लूना 25 जो है क्रैश लैंड कर गया, लेकिन लूना 25 की जो ड्यूरेशन थी वो 1 साल थी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी कंपेयर करें कि हम 14 डेज़ का ही मिशन इसलिए प्लान करें क्योंकि हमने हमारे इन जो लैंडर है, जो हमारा रोवर है, इनके अंदर हमने हीटिंग यूनिट नहीं यूज़ करी है। लेकिन लूना 25 के अंदर रोस्कोसमोस ने एक रेडियो एक्टिव हीटिंग यूनिट यूज़ करी थी, जिससे वो ये कह रहे थे कि जब 14 दिन तक सूरज की रोशनी गिरेगी तब तो वो सारा काम करेंगे, जब वहाँ पर रात होगी और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो वो हीटिंग यूनिट इनको गर्म रखेगी। हमारे पास अभी वो फैसिलिटी नहीं है। तो मैं तो इधर ये कह रहा हूँ कि बहुत कम समय हमारे पास, सिर्फ 14 डेज़ है। तो उन 14 डेज में इनको अपने सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे फुलफिल करने हैं। ये तो वो मिशन है जो सीधे सीधे सामने दिख रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन से सबसे बड़ी खोज ये भी हो सकती है कि क्या भविष्य में चांद पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। ये भले ही कथा कहानियों की बातें लगती हों, वहां लोग धरती की तरह तो नहीं रहेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में चांद पर एक मून स्टेशन बनाया जा सकता है, जैसा कि
अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बना हुआ है। भविष्य की योजना यह है कि चांद से ही दूसरे ग्रहों के लिए मिशन चलाए जाएं। यह कैसे संभव होगा, यह समझिए। चांद के आसपास ही एक मून स्टेशन बनेगा जो चांद के आसपास घूमता रहेगा। उसमें एस्ट्रोनॉट रहेंगे। उन्हें आगे किसी भी ग्रह की यात्रा करनी होगी तो वो यहीं से करेंगे। यहीं पर दुनिया के एस्ट्रोनॉट्स के बेस कैंप बने होंगे। चांद से ये मिशन इसलिए आसान होंगे क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चांद की ग्रेविटी कम है। पृथ्वी के इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से दूसरे ग्रहों पर ज्यादा वजन वाले स्पेसक्राफ्ट नहीं जा सकते। इसकी तुलना में चांद पर ग्रेविटी 6 गुना कम है और चांद पर पृथ्वी की तरह कोई पर्यावरण भी नहीं है। इसलिए चांद से दूसरे ग्रहों के लिए मिशन लॉन्च करना ज्यादा आसान होगा। इसको ऐसे समझते हैं, धरती का जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी के अगेंस्ट जब अपना लॉन्च व्हीकल उठता है तो अर्थ की ग्रेविटी उस लॉन्च व्हीकल को अपनी साइड खींचती है। चांद की ग्रेविटी थोड़ी कम है, एक पार्ट। तो ये अपना लॉन्च व्हीकल है। जब इसको लिफ्ट ऑफ होना है तो इसके जब इंजन्स फायर होंगे ना तो इनको धरती की ग्रेविटी को हराना है। उसके चलते अर्थ की ग्रेविटी को, तो इसके ऊपर जो पेलोड लेके जाने की कैपेबिलिटी होती है वो उससे भी लिमिट हो जाती है, क्योंकि ये 6,40,000 किलो का होता है पूरा सेटअप, लेकिन ये 4,000 किलो तक ही लेके जा सकते हैं। यानी 6,40,000 किलो का एक लॉन्च व्हीकल सिर्फ 4,000 किलो ही लेके जाता है, क्योंकि धरती की ग्रेविटी है, धरती का एटमॉस्फेयर। चांद पर ग्रेविटी कम है, चांद पर ग्रेविटी कम है और चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एयर ड्रैग वाली बात ही नहीं है। तो अगर हम चांद से इंटरप्लैनेटरी मिशन की बात करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए हम मतलब प्लान क्या है ना, देखिए ये ग्लोबल स्केल पे काम होता है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ इसरो करेगा या सिर्फ नासा करेगा, ग्लोबल स्केल पे काम हो रहा है, जिसके अंदर ये प्लानिंग है कि चांद के चारों तरफ जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे एक मून स्टेशन बनेगा। चांद के चारों तरफ वो घूमता रहेगा, उसमें एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। अगर उन्हें आगे की जर्नी करनी है, आप चांद पे जाइए, लिफ्ट ऑफ होगा, एक बेस कैंप बना हुआ है, इंटरप्लैनेटरी मिशन हुए, आप मंगल पे पहुंच गए, कोई रिसर्च वगैरह हुई, आप वापस आ गए। ये सारा काम अगर हम धरती से करते हैं तो वो थोड़ा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ज़्यादा है। वहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी को हराने की और अर्थ के एटमॉस्फेयर को हराने की ये 2 बड़ी दिक्कत आती है। और इस मिशन में सबसे बड़ी मदद करेगा चांद पर पानी की खोज, क्योंकि पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर शक्तिशाली और स्वच्छ रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। यह भी संभव है कि मंगल ग्रह पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर उतरकर फ्यूल ले सकेंगे। चांद पर और भी बहुत सी कीमती धातुओं के होने की उम्मीद है। चांद पर सोना, प्लैटिनम, टाइटेनियम और यूरेनियम हो सकते हैं। यहां नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी बड़ी मात्रा में है। चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर ऐसी भी धातुएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में काम आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर चंद्रयान की असली यात्रा लैंडिंग के बाद शुरू होगी, जब चांद के रहस्यों से पर्दा हटेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।